नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, मुझे आज आप एक बात बताइए। अगर मैं आपको एक स्टिक देती हूँ और कहती हूँ कि इसे तोड़ कर दिखाइए, तो क्या आप उसे तोड़ पाएंगे? तोड़ देंगे ना? बहुत ही आसानी से आप उस छड़ी या स्टिक को तोड़ देंगे। लेकिन बच्चों, अगर मैं आपको बंडल ऑफ स्टिक्स दूं, यानी कि उन स्टिक्स को एक बंडल में बांध कर आपको दूं और कहूं कि इसे तोड़ कर दिखाइए, तो क्या आप तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे ना? क्योंकि वो स्टिक अब अकेले नहीं रहेगा। तो मेरी बातों से आपको कुछ बातें समझ में आई? नहीं आई? मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आज जो मैं आपको लेसन पढ़ाऊंगी ना, उस लेसन का नाम है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि लेसन 11 यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि एकता ही बल है। तो बच्चों, आपने इंग्लिश में एक कहावत सुनी होगी। हम हमेशा कहते हुए लोगों को सुनते हैं ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर हम एक साथ मिलजुल के रहें तो हमें कोई नहीं हरा सकता, और अगर हम डिवाइड होके रहें, अलग अलग रहें, तो कोई भी बाहरी लोग आकर हमें कुछ भी बोलकर निकल जा सकता है। इसीलिए कहा गया है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एकता ही बल है। तो आज का जो कहानी है ना, वो हमारा यूनिटी पे ही है। तो बच्चों, आर यू एक्साइटेड फॉर द स्टोरी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं सबसे पहले वर्ड मीनिंग पर, यानी कि कुछ शब्दों के हिंदी अर्थ। क्वारल, QUARREL, क्वारल यानी कि झगड़ना। फार्मर, FARMER, फार्मर यानी कि किसान। अनहैप्पी, UNHAPPY, अनहैप्पी मतलब उदास रहना या दुखी होना। स्टिक, STICK, स्टिक यानी कि छड़ी। बंडल, BUNDLE, बंडल यानी कि गट्ठर। ब्रेक, BREAK, ब्रेक यानी टूटना या तोड़ देना। ट्राइड, TRIED, ट्राइड यानी कोशिश किया। अनटाइड यानी कि UNTIED, अनटाइड का मतलब होता है खोला। इजीली, EASILY, इजीली का मतलब आसानी से। यूनिटी, UNITY, यूनिटी का मतलब हुआ एकता। उसके बाद है स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ यानी कि बल या फिर शक्ति। फिर है पीसफुली, यानी कि PEACEFULLY, पीसफुली यानी कि शांतिपूर्वक। और अंतिम वाला शब्द है रिजल्ट, यानी कि RESULT, रिजल्ट यानी सफलता या फिर परिणाम। तो बच्चों, आपने यहाँ वर्ड मीनिंग्स देखे, कुछ इंग्लिश शब्दों के हिंदी अर्थ देखे। अब हम इन शब्दों को देखेंगे कि आगे के चैप्टर में कहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो अब जब हमें उनका हिंदी अर्थ पता चल गया है, तो बच्चों आपको इस चैप्टर में ये वर्ड जब भी आएंगे तो अब आपको समझने में कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं इस कहानी को पढ़ने और समझने के लिए? और सिर्फ पढ़ना और समझना ही नहीं, इस कहानी से हमें सबक भी लेना है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो आइए इसको कुछ पिक्चर्स के थ्रू हम समझते हैं। स्टोरी यानी कहानी। देयर वॉज अ फार्मर, ही वॉज वेरी ओल्ड, यानी कि एक किसान था, वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। तो बच्चों, ये कहानी किसके बारे में है? ये कहानी है एक ओल्ड फार्मर के बारे में, यानी कि एक बूढ़े किसान के बारे में, जो कि अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। तो आइए आगे देखते हैं। He had 4 sons. They always quarreled with one another. यानी कि उसके
4 पुत्र थे, 4 बेटे थे, परंतु बच्चों आपको पता है वो हमेशा आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे, हमेशा एक दूसरे से फाइटिंग यानी कि क्वारल करते रहते थे। यानी कि चारों बेटों में उनका नहीं पड़ता था आपस में। वो जब भी चारों एक साथ होते थे तो क्या होता था, हमेशा झगड़ा होता था। फिर क्या होता है, आइए आगे देखते हैं। द फार्मर वॉज वेरी अनहैप्पी, ही वॉन्टेड देम टू लिव पीसफुली, ही ट्राइड मच बट विदाउट एनी रिजल्ट। बच्चों उनके झगड़े से उनके पिताजी जो ओल्ड फार्मर था ना, वो बहुत उदास रहते थे, वो बहुत परेशान और हमेशा दुखी रहते थे। उनको लगता था कि उनके चारों बेटे आपस में हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। उनके झगड़ों को देखकर वो बूढ़ा फार्मर हमेशा उदास रहता था और उन्हें बहुत समझाता था, पर उनका समझाना बिल्कुल व्यर्थ जाता था, क्योंकि वो चारों उनकी बातों को बिल्कुल नहीं समझते थे और हमेशा आपस में झगड़ा करते रहते थे। फिर देखिए क्या होता है। फाइनली ही मेड अ प्लान, ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स। अब क्या होता है बच्चों कि वो बूढ़ा फार्मर सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे इनके झगड़ों को समाप्त करूं। तो वो बहुत सोचते हैं और सोचने के बाद वो एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो एक प्लान बनाने के बाद वो क्या करते हैं कि एक दिन अपने चारों पुत्रों को, अपने चारों सन्स को वो अपने पास बुलाते हैं। फिर क्या होता है, ही सेड टू देम, माय डियर सन्स, गो आउट एंड ब्रिंग सम स्टिक्स। ईच सन ब्राउट स्टिक्स एंड गेव देम टू हिम। अब वो ओल्ड फार्मर क्या करता है कि वो बोलता है अपने बेटों को कि चाहिए आप लोग चारों बाहर जाइए और बाहर से एक एक स्टिक यानी एक एक छड़ी लाकर मुझे दीजिए। वो चारों बेटे जो रहते हैं ना फार्मर के, वो चारों बाहर जाते हैं और चारों एक एक छड़ी चुनकर लाते हैं और ला करके उसको अपने पिताजी को देते हैं। पर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पिताजी को क्या हो गया है, वो हमें अलग अलग छड़ी लाने के लिए क्यों कहे हैं चारों को। परंतु वो चारों जाकर के अलग अलग एक एक छड़ी लाते हैं और अपने पिताजी को ला करके देते हैं। फिर क्या होता है, आइए आगे देखते हैं। द फार्मर मेड अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड सेड टू देम, डियर सन्स, कम वन एट अ टाइम एंड ब्रेक द बंडल। उसके बाद क्या होता है कि वो फार्मर क्या करता है कि सारे स्टिक्स को वो अपने बेटों से ले लेता है अलग अलग और उनको एक साथ इकट्ठा करके उसका एक बंडल बनाता है। ठीक है, तो जब सारे स्टिक्स एक साथ मिल जाते हैं तो वो ओल्ड फार्मर उसका एक बंडल बनाकर उसे बांध देता है और उसके बाद वो कहता है अपने चारों बेटों से कि अब तुम लोग एक एक करके आगे आओ और आकर इस स्टिक के बंडल को तोड़ो। ठीक है, तो अब उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो पहले तो उनको लगता था कि अरे पिताजी ने छड़ी लाने के लिए कहा है तो छड़ी लेकर जाऊंगा, अगर पिताजी ने तोड़ने के लिए कहा तो एक छड़ी तो किसी से भी टूट जाएंगी। लेकिन उस ओल्ड फार्मर ने क्या किया कि सारे छड़ियों को इकट्ठा करके उसे बंडल में बांध दिया और अब उसने एक एक करके अपने बेटों को आगे बुलाया और कहा कि अब इस छड़ियों के बंडल को तुम तोड़ो। तो देखिए क्या होता है, ऑल द सन्स ट्राइड बट नो वन कुड ब्रेक इट। चारों बेटे क्या करते हैं कि बंडल को हाथ में लेते हैं और बहुत कोशिश करते हैं बंडल को तोड़ने की, लेकिन बंडल नहीं टूटता है। चारों बेटे एक एक करके अपने हाथों में वो बंडल लेकर भरपूर कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वो छड़ियों का बंडल टूट जाए, लेकिन चारों बेटे क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं। उनसे वो छड़ियों का बंडल नहीं टूटता है। फिर आगे क्या होता है, द फार्मर देन untied the bundle and gave one stick to each son and asked them to break। अब क्या होता है कि
ओल्ड फार्मर उस बंडल को ले लेते हैं और उस बंडल को अनटाइट करते हैं, यानी कि उस बंडल को खोल देते हैं और सारे छड़ियों को, चारों छड़ियों को वो अलग अलग कर देते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि एक एक बेटे को बुलाकर वो एक एक छड़ी देते हैं और कहते हैं कि बंडल तो तुमसे नहीं टूटा, अब ये अलग अलग छड़ी जो मैंने तुमको दिया है उसे एक एक करके तोड़ के दिखाओ। तो क्या ये छड़ी टूट जाएगी? आइए आगे देखते हैं। Each son broke his stick easily. The old farmer said, "You see, unity is strength." उसके बाद क्या होता है कि सारे बेटे जो रहते हैं, चारों बेटे, वो अलग अलग स्टिक को तुरंत तोड़ देते हैं। तो वो ओल्ड फार्मर उनको क्या कहता है पता है? वो कहता है कि देखा तुमने, ये अकेला स्टिक कैसे टूट गया और वो बंडल वाली जो स्टिक्स थे वह नहीं टूट रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता ही बल है। तो बच्चों, आपने देखा ना कि कैसे इस कहानी के जरिए इस ओल्ड फार्मर ने हमें एक लेसन सिखाया। वो लेसन हमें क्या सिखाया? हमें सिखाया कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता ही बल है या फिर एकता में ही बल है। क्योंकि बच्चों, अगर हम कोई भी चीज़ को अकेले अकेले रखेंगे तो आप देखिएगा वो तुरंत टूट जाएगा, लेकिन अगर हम बंडल ऑफ चीज़ को तोड़ने की कोशिश करें तो वो नहीं टूटेगी। ठीक उसी प्रकार जब हम अकेले रहते हैं तो कोई भी हमें आकर के लड़कर झगड़कर या कुछ कह के चला जा सकता है, लेकिन अगर हम एक साथ मिल कर रहे, ग्रुप में रहे, एक साथ मिलजुल कर रहे, तो कोई भी हमारा बाल बांका तक नहीं कर सकता है ना। इसीलिए मैंने शुरू में आपको इंग्लिश में एक कहावत कही थी ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो हो गया ना ये कहावत भी सच। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपने इस कहानी से सबक भी लिया होगा। तो बच्चों, आपको अगर ये कहानी समझ में आ गई तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करते हैं। पहले क्वेश्चन और आंसर। आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्नों के जवाब दें। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ओल्ड फार्मर कॉल हिज सन्स, यानी कि जो बूढ़ा फार्मर था उसने अपने बेटों को क्यों बुलाया था। तो बच्चों, मुझे जल्दी से कहानी को याद करके जवाब दीजिए कि ओल्ड फार्मर जो थे उन्होंने क्यों अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया था और बुलाकर उन्होंने क्या कहा था। याद है कुछ कहानी में जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी? तो सोचिए और जल्दी से उसका उत्तर दीजिए। आइए अपने आंसर को भी देखते हैं। आंसर है, द ओल्ड फार्मर कॉल्ड हिज सन्स बिकॉज दे ऑलवेज क्वारल्ड विथ ईच अदर, यानी कि बूढ़ा फार्मर अपने चारों बेटों को इसलिए बुलाता है क्योंकि उसके चारों बेटे आपस में क्या करते थे? हमेशा क्वारल्ड, यानी कि झगड़ा करते रहते थे। इसी झगड़ा को ख़त्म करने के लिए बूढ़े फार्मर ने एक प्लान बना करके उन चारों बेटों को अपने पास बुलाया था। समझ में आया बच्चों? तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। What did the old farmer do with the sticks, यानी कि जो बूढ़ा फार्मर था, जो बूढ़ा किसान था, उन्होंने छड़ियों का क्या किया? छड़ियों से उन्होंने क्या किया? याद है? ये तो बिल्कुल आसान है ना। आपको याद है ना वो ओल्ड फार्मर ने छड़ियों से क्या किया था? छड़ियों का मिला करके बंडल बनाया था। तो आइए इसके आंसर को भी मिलाते हैं। आंसर है, द ओल्ड फार्मर टाइड अप द स्टिक्स इन अ बंडल, यानी कि जो ओल्ड फार्मर था उसने अपने चारों बेटों से जो अलग अलग स्टिक्स लाने के लिए कहे थे, चारों बेटों से अलग अलग स्टिक को ले करके एक जगह इकट्ठा करके उन छड़ियों का बंडल बनाया था। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि ओल्ड फार्मर ने स्टिक्स का बंडल बनाया था। पर बंडल क्यों बनाया था ये समझ में आया ना? क्योंकि ओल्ड फार्मर को ये दिखाना था कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ,
है ना, इसीलिए उन्होंने स्टिक्स का बंडल बनाकर उसे तोड़ने के लिए कहा था। तो वाह बच्चों, आपने तो क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही सही दिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे के एक्सरसाइजेस पे। चूज द वर्ड दैट हैज़ द सेम मीनिंग एज क्वारलिंग, यानी कि यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करना है, चुनना है कि क्वारलिंग यानी कि झगड़ा से मिलता हुआ शब्द या झगड़े से, क्वारलिंग से मिलता हुआ दूसरा अर्थ क्या है। यहाँ है फाइटिंग यानी झगड़ना, शाउटिंग चिल्लाना, फ्रेंडली यानी दोस्ताना और बीटिंग यानी मारना। तो फाइटिंग, शाउटिंग, फ्रेंडली, बीटिंग। तो बच्चों अब आप मुझे ये बताइए कि शुरू के कहानी में जब मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स पढ़ाए थे तो वर्ड मीनिंग्स में आपने क्वारलिंग का अर्थ देखा था ना, क्वारलिंग का मतलब क्या होता है, तो आपको ध्यान में है। और कहानी में भी आपने देखा बच्चों कि बार बार क्वारल का बार बार इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि ओल्ड फार्मर के चारों बेटे आपस में क्या करते थे, झगड़ा करते थे। दे आर क्वारलिंग विथ ईच अदर। तो बच्चों जल्दी से इन चारों शब्दों में से सही शब्द को चुनिए जो कि क्वारलिंग का अर्थ हो, जो कि क्वारलिंग से मिलता हुआ मीनिंग हो, और उसका आंसर मुझे जल्दी से दीजिए। तो बच्चों आइए इसके आंसर को आपके आंसर से मिलाते हैं। सही आंसर है फाइटिंग, यानी कि क्वारलिंग का सही मतलब होता है फाइटिंग यानी झगड़ा करना। और शाउटिंग तो मैंने पहले ही बताया बच्चों, चिल्लाना। फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और बीटिंग भी यहाँ मतलब पीटना होता है, वो भी नहीं होगा। तो सही उत्तर हमारा आता है फाइटिंग। तो बच्चों आपने देखा ना कि वर्ड मीनिंग पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है। अगर आप वर्ड मीनिंग नहीं पढ़े रहते, क्वारलिंग का अर्थ नहीं जानते, तो क्या इस सवाल का जवाब दे पाते, नहीं ना। तो बच्चों अब आप याद रखिएगा ना कि क्वारलिंग का मतलब फाइटिंग भी होता है, और उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, झगड़ा करना। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप क्वारलिंग का अर्थ कभी नहीं भूलिएगा और इसे लागू भी नहीं कीजिएगा। तो बच्चों आपने देखा क्वारलिंग का अर्थ। अब बढ़ते हैं आगे के एक्सरसाइज पे। ऑपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, यानी कि यहाँ कुछ विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं जिनका ऑपोजिट हमें बताना है। और बच्चों यहाँ जितने भी सारे शब्द हैं ना, वो सारे आपके स्टोरी से ही लिए गए हैं, यानी कि ये सारे शब्द आपके स्टोरी में पहले भी इस्तेमाल हो चुके हैं। तो आइए इन शब्दों को देखें। नेवर यानी कि कभी नहीं, हैप्पी यानी आपको पता है खुश, वीकनेस यानी कमजोरी, यंग यानी कि जवान, और एवरीवन यानी कि सभी, यानी नेवर, हैप्पी, वीकनेस, यंग और एवरीवन। इन शब्दों का हमें क्या बताना है, ऑपोजिट वर्ड्स बताना है, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो बच्चों जल्दी से मुझे बताइए कि नेवर, हैप्पी, वीकनेस, यंग और एवरीवन का ऑपोजिट क्या होगा, उल्टा या विलोम शब्द इनके क्या बनेंगे, बताइए मुझे। इसका आंसर है नेवर का ऑलवेज, यानी कि नेवर मतलब कभी नहीं और ऑलवेज मतलब हमेशा। हैप्पी मतलब खुश, खुशी, और अनहैप्पी यानी हैप्पी का उल्टा हो गया, ऑपोजिट हो गया अनहैप्पी, यानी कि दुखी या उदास होना। तीसरा है वीकनेस, यानी कि कमज़ोर होना या फिर कमजोरी। तो उसका ऑपोजिट स्टोरी में क्या था बच्चों, उसका ऑपोजिट था स्ट्रेंथ, यानी कि बल या फिर शक्ति। चौथा है यंग, यंग का मैंने आपको मतलब बताया, जवान। तो कहानी में उसका उल्टा क्या शब्द था, ओल्ड, यानी कि बूढ़ा। बच्चों आपने देखा था ना फार्मर क्या था, ओल्ड फार्मर था, यानी बूढ़ा किसान था। अब लास्ट वाले पे आते हैं। तो लास्ट वन इज एवरीवन, यानी कि सभी। तो बच्चों इसका उल्टा या ऑपोजिट क्या होगा, नो वन, यानी कि कोई भी नहीं। तो बच्चों आपने देखा ऑपोजिट वर्ड्स बनाने में मज़ा आता है ना, शब्दों का उल्टा उल्टा अर्थ जानने और समझने में अच्छा लगता है ना।
इससे क्या होता है कि हम कई सारे नए शब्द भी जान जाते हैं। तो बच्चों, हमने अभी ऑपोजिट वर्ड्स पढ़ा, तो ऑपोजिट वर्ड के बाद आइए कुछ और स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। रीड लाउडली, यानी कि मेरे साथ आपको इसे जोर से पढ़ना है। क्या है ये? पहला है क्रिकेटर, यानी कि CRCKETER, क्रिकेटर यानी वन हु प्लेस क्रिकेट। जो व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम क्रिकेटर कहते हैं। दूसरा है फार्मर, यानी कि FARMER, फार्मर यानी किसान। तो बच्चों, किसान हम किसे कहते हैं? वन हु ग्रोस क्रॉप्स, यानी जो हमारे खेतों में अनाज उपजाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? किसान यानी फार्मर कहते हैं। तीसरा है टीचर, यानी कि TEACHER, टीचर यानी कि शिक्षक या फिर गुरु। तो वो क्या करते हैं बच्चों? वन हु टीचर्स, यानी जो आपको पढ़ाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम टीचर कहते हैं। उसके बाद है बार्बर, यानी BARBER, बार्बर यानी नाई। वन हु कट्स हेयर, यानी जो हमारे बालों को काटते और संवारते हैं उन्हें हम बार्बर कहते हैं। उसके बाद है क्या है बच्चों? टेलर, यानी कि TAILOR, टेलर। टेलर हम किसे कहते हैं? वन हु स्टिचेस क्लोथ्स, यानी कि जो हमारे कपड़ों को सिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टेलर या फिर दर्जी कहते हैं। तो आपने देखा बच्चों, क्रिकेटर, फार्मर, टीचर, बार्बर और टेलर, उनका क्या क्या काम होता है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से बच्चे कुछ और भी लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं, इसी तरह से इंजीनियर होते हैं। तो सभी लोगों के अलग अलग कुछ कुछ काम होते हैं। कॉबलर होते हैं। तो सभी लोगों के कुछ कुछ अलग अलग काम होते हैं, जो कि आपको मैंने पिछले प्रीवियस चैप्टर में भी बताया और सिखाया था। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ भी आपने इसे पढ़ा और अच्छे से समझा होगा। नोट तो किया है ना आपने? जो भी मैं पढ़ाऊँ बच्चों उसे हमेशा नोट करते रहिए, ताकि आपको आगे चल के किसी भी तरह की परेशानी ना हो और आप उसे घर पर भी रिवाइज कर सकें। तो बच्चों, आज की जो कहानी थी यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो आज घर जाके आपको क्या करना है पता है ना? आपको घर जाके यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ की कहानी आपको अपने पेरेंट्स को सुनानी तो है ही, साथ में इसके एग्जाम्पल भी देकर आपको दिखाने हैं। यानी कि एकता में बल है, ये आप कैसे दिखाइएगा, ये आपका होमवर्क है। अगले क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगी ना बच्चों, तो मुझे आप बताइएगा कि आपने यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ को कैसे दिखाया या दर्शाया था। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इससे आपको एक अच्छा लेसन या अच्छा सबक भी मिला है ना, कि हमें एक साथ मिलकर हमेशा रहना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ मैं आज का क्लास यहाँ स्टॉप करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक्सरसाइजेस भी आपने अच्छे से बना लिया है। तो अगले क्लास में फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक बच्चों, टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।